हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल इन जेजे केमिस्ट्री क्लासेस। हम लोग स्टडी कर रहे थे इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम लोगों ने ईएसआर को स्टडी कर लिया था। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखिए, मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाहे वो गेट की बात हो, नेट की बात हो या जेम की बात हो। तो देखिए, मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी या किसी भी टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करने से पहले सबसे पहला जो पार्ट होता है, व्हाट विल बी द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सोर्स क्या होता है? आप देखिए, मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सोर्स होता है, दिस वन इज अ गामा रेज। जो हम सोर्स यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वो क्या होता है आपके पास? गामा रेज। इसी रीजन की वजह से हम इस मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी को गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी भी नाम देते हैं। ठीक है, देन बेसिकली देखिए, मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें स्टडी क्या करना होता है, हमें किसी भी एक ही एटम की न्यूक्लियाई के डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन को स्टडी करना है। मींस हमें न्यूक्लियस को स्टडी करना है, किसी भी एक एटम के न्यूक्लियस को स्टडी करना है और उसके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन को स्टडी करना है। देन बेसिकली देखिए, इसमें हमें मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे एक मेन केस है, एक तो चाहिए हमें सोर्स, दूसरा चाहिए हमें सैंपल। बेसिकली हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सैंपल वो न्यूक्लियाई है जिसको हमें स्टडी करना है, और सोर्स, दिस मींस द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या सोर्स है? तो बेसिकली हमारे पास दो पार्ट होते हैं, और मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में जिस न्यूक्लियाई को मेजरली स्टडी किया गया है वो क्या है आपके पास? आयरन और टिन। जिसके ऊपर मैक्सिमम स्टडी की गई है मोसबार के अंदर, वो हमारे पास न्यूक्लियाई क्या दे रखे हैं? आयरन और टिन गिवन है। देन बेसिकली देखिए, मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी को किस तरीके से शो करते हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसकी बेसिक थ्योरी क्या होती है। सबसे पहले देखिए, आपके पास सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो क्या होगा। देन बेसिकली देखिए, आपके पास जब कभी भी गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करना हो, तो एक मैंने बोला आपके पास एक होना चाहिए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और दूसरा होना चाहिए सैंपल। तो देखिए, हम किसी भी एक हैवी मास न्यूक्लियाई को किसी भी लोअर मास न्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोबाल्ट 57 है, दिस वन इज अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, रेडियोएक्टिव कोबाल्ट है मेरे पास। इसको रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन से मैं इसमें कन्वर्ट कर रहा हूं, आयरन के न्यूक्लियाई में कन्वर्ट कर रहा हूं, आयरन 57 में कन्वर्ट कर रहा हूं बाय द रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन। कोबाल्ट 57 को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूं? आयरन 57 में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो एक बात का ध्यान रखना है, जब कभी भी रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन होगा, तो सबसे पहले कोबाल्ट 57 जो है वो डायरेक्ट कभी भी आयरन 57 में कन्वर्ट नहीं होगा। कोबाल्ट 57 से आयरन 57 बनने से पहले जो ये आयरन है वो सबसे पहले किस में बनेगा? अपने एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में बनेगा। ठीक है, सेकंड के छोटे से पार्ट के लिए क्या होगा? आयरन जो है वो अपने एक्साइटेड स्टेट के अंदर बनेगा। इसका हाफ लाइफ टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, इसका हाफ लाइफ टाइम जो होता है वो कम होता है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻7 सेकंड, इस रेंज का होता है, बहुत कम होता है। और हाथों हाथ ये आयरन जो एक्साइटेड स्टेट में है वो किस में कन्वर्ट होता है? ये आयरन स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो जब कभी भी आयरन अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशन एमिट आउट करता है, या फिर जिस एनर्जी की रेडिएशन एमिट आउट करता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 10⁻⁻15 जूल। जो गामा रेज रीजन में लाई करती है, जो गामा रेज रीजन में लाई करती है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 2.3 × 10⁻⁻15 जूल। अब देखिए, बेसिकली अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से ही कोई ग्राउंड स्टेट के अंदर दूसरा आयरन सैंपल है, वो क्या करेगा? इस पर्टिकुलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और कहां चला जाएगा? इस एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। आयरन 57 किसमें? ये एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, तो जनरली देखिए, इस आयरन का सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाना, ये किसमें होता है? हमेशा गामा रेज रीजन में होता है। इस वजह से हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या नाम देते हैं? दिस वन इज नोन एज अ गामा रेज स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो देखिए, ये गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए, गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें दो टर्म्स को स्टडी करना है। एक होती है रिकॉइलिंग, रिकॉइल वेलोसिटी की बात कीजिए या फिर रिकॉइल एनर्जी की बात कीजिए, और एक हमें स्टडी करना है डॉपलर इफेक्ट। तो सबसे पहले देखो, मैं रिकॉइलिंग के बारे में बता रहा हूं कि रिकॉइलिंग क्या होती है। बेसिकली देखिए, मेरे पास कोई भी अगर लो मास का कोई भी सब्सटेंस है, जैसे मैं जनरली एक गन की बात करता हूं, मान लीजिए जब कभी भी मेरे पास कोई भी, अगर मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूं व्हाट डू मीन बाय रिकॉइलिंग,
अगर आप गन से कभी भी शूट करते हैं तो शूट आगे की तरफ होता है, लेकिन हमारा हाथ जो है वो पीछे की तरफ कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी होती है उसी हमने क्या बोला है, रिकॉइल वेलोसिटी, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉइलिंग बोलते हैं। मींस जिस डायरेक्शन के अंदर कोई भी सैंपल या सोर्स मूव करता है उसके बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो भी मूवमेंट होती है दैट इज नोन एज अ रिकॉइलिंग। वो क्या होती है, हमेशा रिकॉइलिंग होती है। और रिकॉइलिंग जो होती है वो बेसिकली मास पे डिपेंड करती है। देन रिकॉइलिंग इट डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव मास। अगर मास ज्यादा होगा तो रिकॉइलिंग की वैल्यू क्या होगी, कम होती है। अगर लेस मास का कोई भी अगर आपके पास सब्सटेंस होगा उसके लिए रिकॉइलिंग की वैल्यू क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है। तो रिकॉइलिंग जो होता है वो बेसिकली इस बात पे डिपेंड करता है। सेकेंडली, अगर हम मोसबार्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो भी स्पेक्ट्रल लाइन आएगी अगर उसकी इंटेंसिटी की बात करें तो बेसिकली देखिए उसकी इंटेंसिटी कम या ज्यादा आती है, वो किस चीजों पे किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, आपको वो चीज देखनी है। हमें पता है कि किसी भी न्यूक्लियाई के अंदर आप सभी ने पढ़ा है कि कोई भी न्यूक्लियस जो होता है वो अपनी एक्सिस के ऊपर क्या करता है, वाइब्रेट करता है, जिसे हम बोलते हैं फोटोनिक वाइब्रेशन। कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या करता है, फोटोनिक वाइब्रेशन होती है हमेशा किसी भी क्रिस्टल में। अगर हम किसी तरीके से उस फोटोनिक वाइब्रेशन को कम कर दें तो हम किसी भी स्पेक्ट्रा की इंटेंसिटी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज करवा सकते हैं। और फोटोनिक वाइब्रेशंस हर क्रिस्टल्स में क्या होती है, फोटोनिक वाइब्रेशंस होती है। और उस फोटोनिक वाइब्रेशंस को अगर हम किसी तरीके से डिक्रीज कर देते हैं तो हम किसी भी स्पेक्ट्रा की इंटेंसिटी को इंक्रीज करवा सकते हैं। अब मेन पॉइंट निकल के आता है कि हम फोटोनिक वाइब्रेशंस को कम कैसे करें। तो बेसिकली कैसे होता है, फोटोनिक वाइब्रेशन को कम करने के लिए क्या कर दीजिए आप, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो। टेम्परेचर को डिक्रीज करने से हम फोटोनिक वाइब्रेशन को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज करवा सकते हैं। जैसे सभी को पता है काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट विल डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स दैट विल डिक्रीज, वेलोसिटी भी कम होगी। और वेलोसिटी अगर कम होगी तो पार्टिकल्स बहुत कम फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेगा, उसकी वाइब्रेशन मोशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करते हैं आप किसी भी सैंपल को लिक्विड हीलियम या लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर डिप कर देते हैं लोअर टेम्परेचर में। लिक्विड हीलियम सैंपल या फिर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर आप क्या कर देते हैं, डिप कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका फोटोनिक वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और फोटोनिक वाइब्रेशन से कम होने की वजह से क्या होगा, किसी भी स्पेक्ट्रा की इंटेंसिटी दैट विल बिकम राइज, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास डॉपलर इफेक्ट। सेकंड आता है हमारे पास डॉपलर इफेक्ट। अब देखिए डॉपलर इफेक्ट एक्चुअल में क्या होता है, मींस फ्रीक्वेंसी का वेरी करना किसी भी एक स्टैटिक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई भी स्टैटिक ऑब्जर्वर है, यहां पे आपके पास कोई भी ट्रेन है। बेसिकली हमें पता है जैसे ही ट्रेन जो है दिस विल बी सोर्स, ये सैंपल जैसे ही ट्रेन जो है वो इसकी तरफ आएगी, ये जो ऑब्जर्वर है वो इसकी कुछ ज्यादा इंटेंसिटी, अगर मान लीजिए ये ट्रेन है उसकी विसल या उसकी इंटेंसिटी वो ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा। और जैसे इससे दूर जाएगी वो ये ऑब्जर्वर क्या करेगा, इसकी कम फ्रीक्वेंसी इसकी कम इंटेंसिटी या इस ट्रेन की कम विसल को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है। देन स्टैटिक ऑब्जर्वर के कंपैरिजन में किसी भी सोर्स के मूवमेंट की वजह से फ्रीक्वेंसी का कम या ज्यादा होना, इंटेंसिटी का कम या ज्यादा होना, दैट इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट। वो क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट होता है। देन जनरली हम बोल सकते हैं देयर इज अ चेंज इन साउंड, चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दैट इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट। वो क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट होता है। ठीक है। और डॉपलर इफेक्ट को जनरली हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली डेल्टा न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू इंटू वी बाय सी। दिस वन इज अ फॉर्मूला ऑफ डॉपलर इफेक्ट। ये क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला होता है। और बेसिकली न्यू और वी जो होता है दीज आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन, वेलोसिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशन। ठीक है। ये क्या है आपके पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन, दिस वन इज अ वेलोसिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशन। और जो ये v है आपके पास, दिस वन इज अ वेलोसिटी ऑफ सोर्स। हमने अभी बोला ना ट्रेन जो है वो किसी भी स्टैटिक ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रही है, देन दिस वन इज अ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन।
ट्रेन जिस स्पीड के साथ मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी है। जनरली हम किसकी फॉर्म में मान के चलते हैं कि सोर्स की फॉर्म में मान के चलते हैं हम, देन वेलोसिटी ऑफ सोर्स। तो ये क्या होता है, आपका डॉपलर इफेक्ट होता है। जब कभी भी कोई भी सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता है, ये ऑब्जर्वर है आपके पास, जब कभी भी सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता है तो वेलोसिटी को हम हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं, ठीक है। और जब कभी भी ऑब्जर्वर से दूर जाता है कोई भी सोर्स, तब हम उसकी वेलोसिटी को क्या लेके चलते हैं, हमेशा नेगेटिव लेके चलते हैं। इस वजह से जब हम कभी भी कोई भी स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखिएगा, कोई भी सोर्स जब कभी भी ऑब्जर्वर की तरफ आता है तो वेलोसिटी को हम हमेशा क्या लेके चलते हैं, पॉजिटिव। और जब कभी भी ऑब्जर्वर से दूर जाता है तब हम वेलोसिटी को क्या लेके चलते हैं, हमेशा नेगेटिव लेके चलते हैं, ठीक है। इसी वजह से जब हम कभी भी कोई भी स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं ना, तो स्पेक्ट्रा किस किस के बीच में होता है, इंटेंसिटी और वेलोसिटी ऑफ सोर्स के बीच में, वेलोसिटी ऑफ सोर्स इसके बीच में ड्रॉ करते हैं। और ध्यान रखना वेलोसिटी किसमें होती है, मिलीमीटर पर सेकंड में। मींस सोर्स अगर थोड़ी बहुत भी वेलोसिटी से मूव करता है तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो वेरी करती है, ठीक है। तो हम जो ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं वो ग्राफ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और हमारा जो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से आता है हमेशा मोस बार के अंदर। डिक्रीज इन इंटेंसिटी डॉपलर इफेक्ट में पहले स्टेटिक लेता है, जब उसे दूर जाता है तो क्या होता है, देखो जनरली पहले क्या हो रहा है, जैसे ही उसे दूर जा रहा है सोर्स जो है वो जैसे ही ऑब्जर्वर से दूर जाता है इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज। और जैसे ही सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर के पास आएगा तो इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज। तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन आती है हमारे पास इन केस ऑफ मोसबार स्पेक्ट्रा के केस में हमारे पास जो स्पेक्ट्रल लाइन आती है वो कुछ इस तरीके से आती है, ठीक है। तो मेन थ्योरी पार्ट तो ये था, लेकिन बेसिकली इसमें देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में वो देखना है हमें। जनरली देखिए किसी किसी के केस में एक मोस बार एक सिग्नल आ रहा है, किसी किसी के केस में आपके पास दो सिग्नल भी आ सकता है। इंटेंसिटी और जब वेलोसिटी के बीच में आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कई बार एक सिग्नल आता है, कई बार आपके पास दो सिग्नल भी आते हैं। इसको कैसे शो करना है मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है Fe2CO की होल लाइन, इसमें आपसे पूछा जाता है कि कितने मोस बार लाइंस आएंगी आपके पास। तो देखिए इसको किस तरीके से शो करना है, बेसिकली मोस बार सिर्फ और सिर्फ स्टडी किया गया था आयरन और टिन के ऊपर, तो हमें सराउंडिंग जो भी लिगेंड मान लीजिए सराउंडिंग कोई भी इन्वायरमेंट है हमें उसको नहीं देखना, हमें सिर्फ मेटल एलिमेंट को स्टडी करना है, ठीक है। और जैसा कि आप लोगों ने इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा के अंदर भी शो किया था, फिजिकल में भी शो किया था, सबसे पहले आपको सेम नंबर ये मींस इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई को स्टडी करना है। चलिए पहले मैं इसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। आयरन, ये हमारे पास, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई वो चेक करना है हमें। देखिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम मान लीजिए यहां से कोई भी एक प्लेन पास करेंगे, दोनों क्या एक दूसरे के मिरर इमेज है, ठीक है। या फिर हम सेंटर में से ये वाला प्लेन पास करें, ये प्लेन इन दोनों एटम से पास हो रहा है, मींस ये दोनों क्या है आपके पास केमिकली इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई हैं। ये दोनों क्या है हमारे पास, दीज आर केमिकली इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई है। मींस एक ही टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, आपके पास कितनी मोस बार लाइंस आएंगी, एक ही मोस बार लाइन है, ठीक है। Fe2CO9 हाउ मेनी मोस बार सिग्नल्स, देयर इज अ वन सिग्नल इन Fe2CO की होल लाइन, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते चलिए। Fe3CO की होल 12, अगर आपको ये चेक करना हो तो इसके केस में देखिए कैसे करेंगे आप। ये स्ट्रक्चर होती है Fe3CO की होल 12, ओके। ये वाली स्ट्रक्चर होती है Fe3CO की होल 12। इसके केस में देखो आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई कैलकुलेट करने हैं। बेसिकली सबसे बढ़िया तरीका होता है आपके पास
आप ये वाला प्लेन पास कीजिए, ये वाला प्लेन पास करेंगे तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है, मींस ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। ये वाला अलग इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, या तो आप ये प्लेन पास करके पता लगा सकते हैं कि ये दोनों बिल्कुल सेम इन्वायरमेंट में है और ये वाला एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में है। मींस आपके पास दो अलग अलग टाइप के न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, एक ये है और एक ये वाला है। दूसरा तरीका आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखो ये वाला आयरन जो है ना 1 2 3, ठीक है, 3 टर्मिनल कार्बोनाइल से है। ये आयरन 1 2 3 टर्मिनल से है। ये एक आयरन से इधर है, ये एक आयरन से इधर है। ये दोनों जो है ना वो दो दो ब्रिजिंग कार्बोनाइल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला देखो 2 आयरन से अटैच है और 4 कार्बोनाइल से, मींस इसका एनवायरमेंट अलग है और इन दोनों का एनवायरमेंट सेम है। इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास टोटल 2 टाइप के आयरन एटम प्रेजेंट है, तो आपके पास कितने मोल्सबार सिग्नल्स आएंगे, 2 मोल्सबार सिग्नल आएंगे आपके पास, ठीक है। इस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने मोल्सबार सिग्नल आते हैं किसी भी किसी भी सैंपल के अंदर। तो आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई चेक करना है, जितने इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई होंगे आपके पास उतने क्या आएंगे, मोल्सबार सिग्नल्स आते हैं, ठीक है। एक इस टाइप का क्वेश्चन बनता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। उसके बाद देखिए एक टर्म आती है, इट्स आइसोमर शिफ्ट। आइसोमर शिफ्ट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जब आप ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करेंगे ना तो उसके अंदर एक टर्म होती है केमिकल शिफ्ट। इसके अंदर हम यूज करते हैं आइसोमर शिफ्ट, बट ऑर्गेनिक में दैट इज सिमिलर टू द केमिकल शिफ्ट। वो केमिकल शिफ्ट से ही रिजेंबल करती है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा के साथ, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा के साथ। अब देखिए जनरली ये आपके पास कोई भी स्टैटिक ऑब्जर्वर है, यहां पे आपके पास कोई भी सोर्स है। इनिशियली सोर्स जो है वो कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहा, मींस उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। जैसे ये मूवमेंट शो करेगा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर या फिर अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो 0 वेलोसिटी के करेस्पॉन्डेंस इंटेंसिटी के अंदर कितना वेरिएशन आ रहा है, किसकी वजह से, इस सोर्स के मूव करने की वजह से। तो 0 वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में इंटेंसिटी में कितना वेरिएशन आया है जब सोर्स सैंपल की तरफ मूव कर रहा है या इसे दूर जा रहा है, दैट इज नोन एज अ आइसोमर शिफ्ट। 0 वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में इंटेंसिटी के अंदर कितना वेरिएशन आ रहा है उसे ही हम क्या बोलते हैं, आइसोमर शिफ्ट का नाम देते हैं, ठीक है। या फिर जनरली देखिए हम कभी भी कोई भी स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं तो हमेशा एक रेफरेंस स्टैंडर्ड लेते हैं। किसी भी रेफरेंस के रेस्पेक्ट में इंटेंसिटी में कितना कम या कितना ज्यादा चेंज आ रहा है, दैट इज नोन एज अ आइसोमर शिफ्ट। रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज करते हैं हम लोग, कोई भी रेफरेंस सब्सटेंस यूज करते हैं और रेफरेंस के रेस्पेक्ट में इंटेंसिटी में कितना वेरिएशन आ रहा है, दैट इज नोन एज अ आइसोमर शिफ्ट। उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली जो होता है वो इंटेंसिटी के अंदर या फिर वेरिएशन, इंटेंसिटी के अंदर हमने अभी चेक किया, इंटेंसिटी के अंदर वेरिएशन जो आता है इट विल डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर डिपेंड करता है। मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। मान लीजिए एक तो आपके पास है मीथेन का सैंपल, ठीक है। अब की बार मैंने इस हाइड्रोजन को एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया। एंड लेट अस अज्यूम मैं इस हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के लिए स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना चाह रहा हूं। इस हाइड्रोजन के लिए समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, समझिएगा जरा। इस हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के लिए मान लीजिए मैं कोई भी स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना चाह रहा हूं। तो बेसिकली देखिए मैंने बोला इंटेंसिटी दैट विल डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कि कितना आइसोमर शिफ्ट हुआ है कितना नहीं हुआ, कितनी इंटेंसिटी है, दैट इज डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एक तो ये हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है, एक ये वाला हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है। इसमें देखिए ये वाला मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा। मींस इस हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम आ जाएगी। इसके ऊपर क्या है, हाई। मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है दैट विल डिपेंड अपॉन द जो इंटेंसिटी होती है दैट विल डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। वो किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। बेसिकली देखिए अभी मैंने बोला रेफरेंस स्टैंडर्ड जो यूज में लेके आते हैं, क्या रेफरेंस सब्सटेंस यूज में लेते हैं। आयरन का जब हम कभी भी मोसबार स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं तो हम जो रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज में लेके आते हैं, आप सभी ने पढ़ा भी है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड।
आप सभी ने पढ़ा है, दिस वन इज सोडियम नाइट्रोक्लोराइड और इसका फॉर्मूला क्या होता है Na2FeCN5H2O। दिस वन इज अ फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के लिए हम जो रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज में लेके आते हैं वो रेफरेंस स्टैंडर्ड ये वाला होता है, ठीक है। अब देखिए अगर हमें अलग अलग सैंपल के लिए, अलग अलग कॉम्प्लेक्स के लिए अगर आइसोमर शिफ्ट अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो आइसोमर शिफ्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिएगा। आइसोमर शिफ्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। फॉर्मूला क्या आता है, आइसोमर शिफ्ट इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट होता है, ठीक है, देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एस एटॉमिक ऑर्बिटल, यहां होता है आपके पास आर एक्साइटेड माइनस आर ग्राउंड अपॉन आर ग्राउंड। ये आपके पास जनरली एक फॉर्मूला है बेसिकली, एंड देन माइनस सी, सी इज अनदर कांस्टेंट। इसको आप यूज करें तो भी ठीक है, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड आपके पास ये वाला फॉर्मूला होता है आर एक्साइटेड माइनस आर ग्राउंड, इसको आप डेल्टा आर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको जनरली आप डेल्टा आर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए हर एक टर्म को मैं डिफाइन कर रहा हूं। आर एक्साइटेड इज द रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियाई इन एक्साइटेड स्टेट, जैसा कि देखिए मैंने अभी बनाया था ना, कोबाल्ट 57 से आयरन 57 सबसे पहले एक्साइटेड स्टेट में बनता है, उसके बाद ये ग्राउंड स्टेट में आता है हमेशा, ठीक है। तो बेसिकली देखिए आर एक्साइटेड क्या है, दिस वन इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई इन एक्साइटेड स्टेट, रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई इन ग्राउंड स्टेट, एंड दिस वन इज द एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट इन एनी न्यूक्लियाई। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, वैलेंस शेल के अंदर जो एस एटॉमिक ऑर्बिटल है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या है, ये दोनों क्या है आपके पास कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए आइसोमर शिफ्ट जो होता है डेल्टा, कभी कम आता है कभी ज्यादा आता है, वो हम किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। इस आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू कब कम होगी कब ज्यादा होगी, अब हमें ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए बेसिकली किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए मेरे पास अलग अलग सैंपल है आयरन के, समझिएगा जरा, इट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। क्वेश्चन बनता है यहां से हमेशा आयरन प्लस 2 फेरस और एक है आपके पास फेरिक आयन, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है सभी के लिए। मैं अभी एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर रहा हूं। आर्गन 4s2 3d6, इट्स अ 4s1 3d6, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर सेल से निकलेगा सबसे पहले, देन 4s0 3d6 एंड 4s0 3d5। एक बात का और ध्यान रखना है हमेशा, जब कभी भी, यहां लिख रहा हूं मैं, डी या पी सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, जब कभी भी आउटर शेल की बात कर रहा हूं मैं, जब कभी भी डी या पी के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है तो वो हमेशा एस सब शेल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज करवा देते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, इट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। जब कभी भी डी या पी के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है तो वो हमेशा एस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको ये वाला पोर्शन सॉल्व करना है। तो देखिए बेसिकली जब हम इसे स्टार्ट करते हैं, आयरन के केस में अगर हम बात करें, इन केस ऑफ आयरन के केस में जो आपके पास आर ग्राउंड है फॉर आयरन, क्योंकि हमें दो के लिए याद रखना है, आयरन के लिए और टिन के लिए। फॉर आयरन आर ग्राउंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर एक्साइटेड, ठीक है। और अगर हम टिन के लिए बात करें, फॉर एसएन आर ग्राउंड इज लेस देन आर एक्साइटेड। इन दो टर्म को ध्यान रखना है, और एक इस बात को ध्यान रखना है, इनको याद रखकर आप इजिली बता सकते हैं कि आइसोमर शिफ्ट इनमें से किसका कम होगा, किसका ज्यादा होगा, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना हो तो आप इजिली बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए बेसिकली आयरन के लिए ग्राउंड स्टेट के लिए रेडियस ज्यादा है, एक्साइटेड के लिए कम है, ग्राउंड के लिए ज्यादा है, एक्साइटेड के लिए कम है, तो डेल्टा आर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मींस ये वाली टर्म क्या हो जाएगी आपके पास, नेगेटिव आ जाएगी। तो जनरली हम बोल सकते हैं कि ये वाले जो टर्म है आयरन के लिए, क्योंकि हम आयरन को स्टडी करें, आयरन के लिए जो ये वाली टर्म है ये क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे एस एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो ये वाला पूरा डाटा क्या आएगा, मोर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और ये पूरा डाटा अगर मोर नेगेटिव आएगा तो डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, मोर नेगेटिव, मतलब डेल्टा जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है,
ठीक है, अब देखिए मैं पहले इन दो के बीच में स्टडी करना चाह रहा हूं। दो के बीच में देखिए कैसे आएगा, कॉन्सेंट्रेट फिर कीजिएगा। आयरन के लिए स्टडी कर रहा हूं मैं। आयरन के लिए डेल्टा आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, नेगेटिव है। डेल्टा आर की वैल्यू नेगेटिव है। एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज होगी तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब देखो इसमें एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसमें एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, इसकी कम आएगी। तो डेल्टा जो होगा वो आयरन के लिए क्या आएगा, कम आएगा। किसकी कंपैरिजन में, आयरन प्लस की कंपैरिजन। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बेसिकली मोसबार के अंदर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो दो ही न्यूक्लियाई से पूछा जाता है, या तो आयरन के लिए या फिर टिन के लिए बेसिकली क्वेश्चन आता है। तो आयरन के लिए बेसिकली देखिए एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, ये इंक्रीज होगी, ये वाला पार्ट नेगेटिव था, ये वाली वैल्यू इंक्रीज होने पर ये पूरा पार्ट मोर नेगेटिव होगा। और अगर मोर नेगेटिव होगा तो डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो मींस डेल्टा जो है वो आयरन के लिए कम आएगा, आयरन प्लस के लिए ज्यादा है। ओके, सेकंड आयरन प्लस और आयरन 2 प्लस के लिए देखना है। इसमें एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसमें क्या है, 0 है। एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कम। मींस डेल्टा जो है वो आयरन प्लस के लिए कम होता है और आयरन 2 प्लस के लिए क्या होता है, ओके, क्लियर है। अब इन दो के बीच में देखना है। देखिए एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है इन दोनों में। जब कभी भी एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती तो हमें डी को स्टडी करना होता है। अब ध्यान से देखिएगा, डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें ज्यादा है और अभी मैंने बोला डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा होती है तो वो एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। मींस इसमें एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है। इसमें क्या है, एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अगर इसमें एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो इसकी डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, मोर नेगेटिव आएगी। देन डेल्टा जो होगा वो आयरन 3 प्लस का कम होगा और ज्यादा किसका होगा, आयरन 2 प्लस का आएगा। ठीक है, और इस सभी को अगर आपको कंबाइन करना हो तो मैं एक बार यहां लिख रहा हूं। ठीक है, इन सभी को अगर आपको कंबाइन करना हो तो देखिए डेल्टा जो है वो आयरन 2 प्लस का ज्यादा आएगा। आफ्टर दैट डेल्टा आएगा आयरन 3 प्लस के लिए। आफ्टर दैट डेल्टा आएगा आयरन प्लस के लिए, सॉरी, और सबसे कम किसके लिए आएगा, डेल्टा। ये वाला ऑर्डर आएगा आपके पास। अगर कभी भी आपको केमिकल आइसोमर शिफ्ट की वैल्यू का अगर ऑर्डर चेक करना हो इन केस ऑफ आयरन, आयरन के अलग अलग कॉम्प्लेक्स के लिए, ये तो मैंने आयरन के वैसे ही आयरन की फॉर्म में दिए हैं। आयरन के कॉम्प्लेक्स बनाकर भी दे सकता है आपको FeCN की होल 6 4 नेगेटिव, FeCN की होल 6 3 नेगेटिव। ठीक है, इस फॉर्म में भी दे सकता है आपको। एंड मैंने इसको डायरेक्ट आयनिक फॉर्म में लिखा है, आयरन, आयरन प्लस, आयरन 2 प्लस एंड आयरन 3 प्लस। एंड बेसिकली क्या आएगा आपके पास, आयरन 2 प्लस, आयरन 3 प्लस, आयरन प्लस एंड देन आयरन। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। चलिए हम, ये फॉर्मूला मैंने एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, अब की बार मैं क्या ले रहा हूं, टीम को ले रहा हूं, SN 2 प्लस एंड SN 4 प्लस। इन दो कॉन्सेप्ट को लेके चल रहा हूं, SN 2 प्लस एंड SN 4 प्लस। ऐसे लिख, इसमें बस मैं आपको हिंट दे रहा हूं किस तरीके से करना है। मैंने अभी बोला है कि डेल्टा आर की जो वैल्यू है टिन के लिए क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। टिन के लिए क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। और अगर डेल्टा आर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, दैट मींस सीधा सा कॉन्सेप्ट है, एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने पर, एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने पर डेल्टा की वैल्यू हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है। इस बात को ध्यान में रखे ही आपको इस वाले टॉपिक को भी सॉल्व करना है कि इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या आएगा, इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या आएगा। इसको आप अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं। और ठीक है, बेसिकली देखिए दो ही मैंने एग्जांपल बताए हैं, मैं एक बार समराइज कर देता हूं इसको। आयरन के केस में डेल्टा आर की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। टिन के केस में डेल्टा आर की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, मींस आयरन के केस में एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने पर डेल्टा की वैल्यू हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती है। और टिन के केस में, एसएन के केस में अगर हम बात करें, एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने पर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होती है, हमेशा इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक कि व्हाट डू मीन बाय मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है हमने स्टडी किया है। रिकॉइलिंग वेलोसिटी के बारे में हमने स्टडी किया है, डॉपलर इफेक्ट के बारे में, और लास्ट एक कॉन्सेप्ट बताया है आइसोमर शिफ्ट के बारे में। आइसोमर शिफ्ट में जो मेन क्वेश्चन बन सकते थे उसको मैंने आपको डिटेल में बताया कि बेसिकली कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो हमेशा आयरन और टिन के किसी न किसी कॉम्प्लेक्स से पूछा जाता है।
आई होप सो ये जो टॉपिक है आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।